बाजार बोलता है। इससे पहले कि मैं कोई डेटा बोलूं, अंशुल जी कुछ बोलना चाह रहे थे। अंशुल जी बताइए, क्या बता रहे थे आप? नहीं नहीं, मेरे को लगा आप कुछ सवाल पूछ रहे थे। मेरा ध्यान नहीं इस नहीं साइड नहीं। था, पूरा लीला मिल नहीं रहा मेरे को। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मैं एक बार डेटा देख लेता हूँ कि एफ आई एस डी आईज़ का डेटा और ग्लोबल इंडिसीज क्या चल रही हैं। तो एफ आई एस डी आईज़ के डेटा में देखें तो फ्राइडे का सेशन एफ आई एस की साइड से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं देखने के लिए मिला। एफ आई एस ने माल बेचा 6,000 करीब 450 करोड़ रुपए का, और डी आईज़ ने माल खरीदा 9,096 करोड़ रुपए का। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन साइड से नेट में तो बाइंग आई है, लेकिन नेट में उतना फ़ायदा नहीं दिखा क्योंकि एफ आई एस की सेलिंग अच्छा मार्क नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि जी डी पी आंकड़ों से पहले या कोविड के बढ़ते हुए केसेस से थोड़ा सा कंसर्न हो, या यूएस की जो समस्याएं चल रही हैं टैरिफ को लेकर, उसको लेकर कुछ उनको डर लग रहा हो। एक बार देख लेते हैं डाओ किस तरह से बंद हुआ। फ्राइडे के सेशन में तो फ्लैट बंद हुआ ग्रीन मार्क में, लेकिन शंघाई में आज आधा % की गिरावट है। हैंसेंग करीब 2.25% गिरा हुआ है। निकाई और कोस्पी यहाँ पर भी तेज गिरावट देखने के लिए मिल रही है। निकाई में करीब 1.5% की और कोस्पी में करीब आधे फीसदी की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो ऑलमोस्ट सभी एशियन मार्केट्स रेड में हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पर भी देखने के लिए मिल रहा है। कारण सिंपल, हमने बताया डोनाल्ड ट्रंप, उनको विस्तार से बात करेंगे कि आज उन्होंने क्या किया। एक बार देख लेते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि आज ग्रीन मार्क में बने हुए हैं। तो एस्ट्राजेनेका यहाँ पर 10% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। लगातार ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, खास तौर से विदेशी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, इनमें ट्रैक्शन बनता जा रहा है, तो ये थोड़ा सा नोटिसेबल है। साथ ही अगर देखें तो स्पार्क जो कि सन फार्मा की एसोसिएट कंपनी है, यहाँ पर अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली है 7.5% की। जीनस पावर में करीब 7% का उछाल है। एस डब्ल्यू सोलर यहाँ पर काफ़ी दिनों बाद आज 300 का मार्क देखने के लिए मिल रहा है, करीब 6.5% ये काउंटर ऊपर है। साथ ही अगर देखें तो टाटा ऑर्किड फार्मा यहाँ पर करीब 5% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। तो ये कुछ एक काउंटर जहां पर कि थोड़ी सी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि वीक नोट पर चल रहे हैं। तो वीक नोट पर चलने वाले शेयरों में आईसीआईएल करीब 12% नीचे है, एमएमटीसी करीब 6.5%, स्पंदना स्फूर्ति करीब 5.5%, आईटीआई करीब 4.25%, और इप्का लैब इस काउंटर में भी करीब 4.25% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो आज जो सेलेक्टिव बाइंग है वो थोड़ी सी फार्मास्यूटिकल्स में ज़रूर दिखी है। अंशुल जी, मैं खबरों को लेना शुरू करता हूँ क्योंकि खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका चीन ट्रेड डील को लेकर बातचीत इस हफ्ते हो सकती है। ये बड़ा एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ग्लोबल फ्रंट पे देखने के लिए मिल सकता है। बातचीत की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन इस वीक में हो सकता है कि बातचीत होती हुई दिखाई दे। ये अमेरिका की नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के डायरेक्टर का बयान है, और ट्रेड डील में हो रही दिक्कतों पर बातचीत भी होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ये फ्राइडे को बोला, तो यानी कि ये तो क्लियर हो गया कि वो चीन के राष्ट्रपति से बात करने वाले हैं। वो कब करेंगे, इस वीक में करेंगे या कब करेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और उनकी बातचीत इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो अमेरिकन जो ऑफिशियल्स हैं उनके ये बयान है कि हम लगातार चाइना के ऑफिशियल्स के साथ बातचीत कर रहे हैं ऑन ए डेली बेसिस। बट बात ये है कि उनकी तरफ से रिस्पांस, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते कि अमेरिका स्लो बात करना चाह रहा है या चाइना स्लो बात करना चाह रहा है, लेकिन बात चल रही है, ये इंपॉर्टेंट है। अंशुल भाई, ये देखिए कि ये जो आईटी काउंटर्स हैं, क्योंकि अगर अमेरिका की ट्रेड डील देखिए चाइना से हो जाती है, ऑफ कोर्स चाइना में जो पैसा है एफआईज का या विदेशी निवेशकों का दुनिया भर का, वो दोबारा से शिफ्ट हो सकता है। लेकिन अमेरिकन इकोनॉमी में जो मंदी की आशंका बार बार बढ़ जाती है, वो शायद थोड़ी कम हो जाए। तो ऐसे में आईटी काउंटर के लिए शायद थोड़ी सी पॉजिटिविटी बन सकती है अगर ऐसा होता है तो, लेकिन नहीं होता है तो नेगेटिविटी भी उतनी है, और आज हम नेगेटिव देख भी रहे हैं। अभी तक कैसे देख रहे हैं आईटी काउंटर्स को ऑन चार्ट्स? कोई ठीक लग रहा है, कोई खराब लग रहा है? सर अभी भी आईटी उन्हीं के साथ रहूंगा जिनके साथ पहले था। मेरे को बहुत कोई अंतर नहीं दिख रहा है आईटी में। अभी भी आप देखेंगे 12 मई की जो वीकली कैंडल थी सीएनएक्स आईटी, उसी के अंदर पूरा कामकाज चल रहा है। कंसोलिडेशन है 38,300 पे मेजर रेजिस्टेंस है। ईयरली वीवैप 3 साल का वीवैप, वीकली पे 50 वीक मूविंग एवरेज, स्विंग हाई। तो यहाँ पे जब तक अच्छा खासा कंसोलिडेट करके वो लॉन्च पैड की तरह उसको नहीं बना लेता है, तब तक ब्रेकआउट आना गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। तो अगर अच्छा ब्रेकआउट आना है तो यहाँ पे और 3-4 हफ्ते कम से कम कंसोलिडेशन चाहिए, उसके बाद ब्रेकआउट बनेगा। तो मैं आईटी पे नेगेटिव नहीं हूँ, बट आउटराइट कोई ट्रेड नहीं है। 38,200 38,380 इंडेक्स निकला
तो अच्छी खासी बाइंग बनेगी। अगेन आई विल स्टिक टू लार्ज कैप टॉप 4 स्टॉक्स। मिड कैप साइंट हमने बाई करने की कोशिश की थी लेकिन चला नहीं, मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं मूव आ रहा है। तो दैट बीइंग सेड, साइंट अभी भी बुलिश ट्रैजेक्टरी से निकला नहीं है। ऐसा नहीं कि बेरिश ट्रैजेक्टरी में आ गया है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी तक तो एक 70-80 रुपए चल भी जाना चाहिए था, लेकिन चला ही नहीं। तो अभी भी मिड कैप स्मॉल कैप में वीकनेस है। लार्ज कैप में जब ये कंसोलिडेशन कंप्लीट होकर ब्रेकआउट आएगा, मैं टॉप 4 जो इंफोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इन्हीं में बाइंग करना पसंद करूंगा। ठीक है, तो लार्ज कैप आईटी ही अंशुल भाई को पसंद आ रहे हैं और उन्होंने जो मिड कैप में शेयर सोचा था साइंट, अभी तक वो चला नहीं, थोड़ा सा उस पर नज़र रखेंगे। अगला जो सेक्टर रहेगा वो स्टील सेक्टर रहेगा। देखिए, स्टील इंपोर्ट पर टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया। अगेन, मार्केट को यही चीज़ पसंद नहीं है, वॉलेटाइल नेचर। आपने 25% लगाया, मार्केट ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है आपने 25% लगा दिया, लेकिन अब आप 50% लगा देंगे तो मार्केट को ये डर रहेगा कि कल को आप 75 भी लगा दोगे, 100 भी लगा दोगे, आप कुछ भी कर दोगे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की ये रणनीतियां मार्केट को समझ नहीं आ रही हैं, जिसकी वजह से आज ग्लोबल मार्केट पूरी तरह से धराशायी हो रखे हैं। अब 4 जून से नई दरें लागू होंगी। अब मार्केट केवल इसी पॉइंट से नहीं डर रहे, मार्केट अब इस चीज़ से डर रहे हैं कि बाकी देश भी ना अब उग्र हो चुके हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से डर नहीं रहे हैं, वो उल्टा उन पे बोल रहे कि हम उल्टा टैरिफ आप पे लगा देंगे। और ये एक देश ने नहीं, कई देशों के समूह ने कहा, यूरोपियन यूनियन ने कहा कि हम भी लगा देंगे आप पर टैरिफ। क्योंकि स्टील इंपोर्ट जो ज़्यादातर अमेरिका कर रहा है वो यूरोप के काफ़ी कंट्री से कर रहा है, तो चाइना से भी करता है, साउथ कोरिया से भी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेजर है, जो फ़ायदा उठाती हैं कंपनियाँ, वो यूरोप की कंपनियाँ ज़्यादा उठा पाती हैं। अंशुल जी, कैसे लग रहे हैं ये टाटा स्टील, सेल और जो बाकी स्टील काउंटर्स हैं ऑन चार्ट्स? सर, मैं अभी भी यहाँ पे कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अभी कंसोलिडेशन पूरा नहीं हुआ है, बल्कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इंडेक्स पे तो क्लियरली दिखने लगी है 2 हफ्ते की कंसोलिडेशन। दोनों हफ्ते स्विंग आई 9305 के ऊपर निकल के फेलियर। तो जो करेक्शन में एक्सपेक्ट कर रहा था वो स्टार्ट हुआ है, लाइक 2 हफ्ते बाद स्टार्ट हुआ है, बट स्टार्ट हुआ है 8916, 8733। ये सीनेक्स मेटल पे मेजर सपोर्ट है। जब इस जोन के अंदर इंडेक्स आएगा तब मैं इंडिविजुअल काउंटर्स देखना स्टार्ट करूंगा कि किसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ है। जिसमें भी रहेगी उसमें आउटराइट बाइंग स्टार्ट कर दूंगा। तो मैं नीचे से ऊपर नहीं देखता हूं, मैं ऊपर से नीचे देखता हूं। इंडेक्स में अगर ब्रेकआउट है, इंडेक्स अगर चल रहा है, तो फिर मैं इंडिविजुअल काउंटर्स देखना स्टार्ट करता हूं। तो हमेशा अगर इस तरीके से देखेंगे तो आप विनर्स जल्दी आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो सर, ऊपर से नीचे किसको देख रहे हैं? और कंसोलिडेशन में आपका फेवरेट, आई नो, टाटा स्टील रहता है, उसको किन लेवल्स पर लेना चाहिए? सर, मैं ऊपर से नीचे अभी जो पीएसयू बैंक इंडेक्स देख रहा हूँ क्योंकि उसी में ब्रेकआउट आया है, लेकिन पीएसयू बैंक मेरे को पसंद नहीं है। उसमें कैन बैंक हालांकि लिया हुआ है, कैन बैंक, नहीं एसबीआई। नहीं सर, मैं स्टील की बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं मतलब मैं ये बता रहा हूँ ऊपर से नीचे में अच्छा पीएसयू अच्छा, देख रहा हूँ अभी। ओके। मेटल, आईटी और ऑटो तीनों अभी कंसोलिडेशन में है। इन्हीं तीनों में जब ये कंसोलिडेशन, ये लेवल पूरा हो जाएगा, मतलब ये कंसोलिडेशन वीकली चार्ट पे या तो अपने फ्लैग एंड पे आए या ब्रेकआउट दे, तब मेरा इन स्टॉक्स में इंटरेस्ट आएगा। तब जब ब्रेकआउट आने लगेगा या मूव आने लगेगा तब मैं इंडिविजुअल काउंटर्स देखना चालू करूंगा। क्योंकि इस वक्त तो आप देखेंगे तो फिर वही फेवरेटिज्म वाला हाल हो जाएगा कि जो फेवरेट है वो तो हमेशा ही अच्छा लगेगा। टाटा स्टील हमने 156 का लेवल डिस्कस किया ही है कि 156 के बाद वहां पे जब बुलिश एविडेंस मिलना स्टार्ट होगा तो मैं बाइंग देखना पसंद करूंगा। तो अब अगर मान लीजिए 156 ये पहले आ गया लेकिन इंडेक्स अपने सपोर्ट पे नहीं आया, तो फिर 156 बचेगा थोड़ी। इंडेक्स जब अपने सपोर्ट पे आने लगेगा तो ये भी 156 तोड़ के अगला सपोर्ट जोन टेस्ट करेगा। तो इंडिविजुअल्स को तब देखना स्टार्ट कीजिए जब इंडेक्स में कोई मूव देखने लगे। जैसे अभी एग्जांपल के लिए इंडेक्स में पीएसयू बैंक में मूव दिख रही है। अभी यहाँ से 6,845 पे ब्रेकआउट आया, 7,248 तक जा रहा है। तो ये 400 पॉइंट की मूव प्ले करनी है तो आप इस समय पीएसयू बैंक प्ले कर लो। उसमें कैन बैंक ठीक है, एसबीआई ठीक है। इस तरीके से मैं बोलूँ कि ये प्ले अगर आप करते हैं तो आप विनर्स आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, मेटल की बात हो गई, पीएसयू बैंक्स की बात हो गई और कुछ हद तक इंडेक्स की बात हो गई, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। अब तेल एंड गैस सेक्टर को देखते हैं। ओपेक जारी रखेगा सप्लाई बढ़ोतरी, जो उन्होंने
प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कही थी, सप्लाई बढ़ाने की बात कही थी मई जून में, वो जारी रख सकता है। 4,11,000 बैरल पर डे की अतिरिक्त सप्लाई वो जारी रखेगा जुलाई मंथ के लिए। मई जून के लिए भी उन्होंने 4,11,000 बैरल का ही प्रोडक्शन अतिरिक्त सप्लाई ये बढ़ाई थी। इसमें लेकिन एक पेच हो गया है। इसमें पेच क्या हुआ कि कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, क्योंकि कुछ एक एजेंसीज ये बोल रही हैं कि जुलाई में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन उनको रशिया ने इनकार कर दिया। रशिया ने कहा ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। अब ये थोड़ा सा ऑयल मार्केट को आज थोड़ा परेशान कर रहा है। दूसरा, रशिया में यूक्रेन ने कुछ हमले किए, जिसकी वजह से अभी जियोपॉलिटिकल रिस्क थमा नहीं है। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है कि आज उल्टा, जबकि प्रोडक्शन या सप्लाई बढ़ने की बात हुई है, क्रूड ऑयल थोड़ा सा ऊपर आ गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि ओपेक देशों की तरफ से डिनायल भी नहीं आया कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमने प्रोडक्शन सप्लाई बढ़ाने की बात नहीं की है, तो केवल रशिया बोल रहा है। तो अब ऐसे में जब ये क्लैरिटी आ जाएगी, शायद आज ही आ जाएगी पूरे दिन में, तो ये ऑयल कंपनियां कैसे चलेंगी? अंशुल भाई, कैसा लग रहा है ये IOC, HPCL, BPCL का चार्ट? एशियन पेंट आज मॉर्निंग से स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है, और कुछ दिनों से मैं देख रहा था कि पैकेजिंग की कंपनीज लाइक ईस्टर हो गया, यूफ्लेक्स हो गया, पॉलीप्लेक्स हो गया, इन सभी में भी स्ट्रेंथ थी। कैस्ट्रॉल, हालांकि उसमें अपनी न्यूज़ चल रही है, तो उसकी BP की जो न्यूज़ चल रही है ब्रिटिश पेट्रोलियम की, उसकी वजह से भी वो काफ़ी वॉलेटाइल चल रहा है। कोई काउंटर है जो तेल से प्रभावित होता हो और आपको ठीक लग रहा हो सर? अच्छा देखिए, तेल से प्रभावित होने वाले काउंटर्स तो वही है, IOCL, HPCL, BPCL। अब HPCL, BPCL ऑलमोस्ट अराउंड टारगेट है। IOC थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इवेंचुअली वो भी चली जाएगा। बाकी पेंट स्टॉक्स हो गए। लेकिन ब्रॉडली आपको देखना चाहिए क्रूड ऑयल को। क्रूड ऑयल में जो गिरावट आई थी, वो मेजर बेस जो था 53-54 उस जोन को होल्ड किया है। तो न्यूज कितनी भी नेगेटिव आए, एक बार के लिए 66-67 तक क्रूड ऑयल आते हुए दिख रहा है। उसके बाद ट्रेंड डिसाइड होगा कि ये और ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। दूसरा, ये जो एक दो दिन से न्यूज आ रही है कि ड्रोन के थ्रू रशिया के एयरबेस तबाह कर दिए और ये कर दिए वो कर दिए, अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे तब तो शॉर्ट साइटेडनेस है। आप थोड़ा सा इसको ब्रॉडली अगर देखेंगे कि इसके तार रशिया या यूक्रेन से नहीं जुड़े हैं, इसके तार इंडिया पाकिस्तान से जुड़े हैं। क्योंकि आपने पाकिस्तान से युद्ध जीता, उसमें आपने रफाइल का इस्तेमाल किया जो कि यूरोप से आती है, आपने S-400 का इस्तेमाल किया जो रशिया से आती है। अगेंस्ट किसके किया? अमेरिकन वेपन्स के और चाइनीज वेपन्स के। तो ये मीडिया वॉरफेयर अब ज्यादा हो गया कि आपको अपने शेयर, क्योंकि वो भी लिस्टेड कंपनीज है, उनके शेयर भी गिर रहे हैं कि भाई अगर रशिया का और इंडिया का इंडिजिनियस माल आपके माल को इतनी बुरी तरीके से मार दे रहा है, तो फिर अब जब दुनिया को खरीदना होगा तो रशिया और इंडिया की तरफ जाएंगे। तो ये अब जो है ना, ये सोशल मीडिया वॉरफेयर ज्यादा हो जाएगा कि उल्टी सीधी खबरें फैलाएंगे कि रशिया का माल खराब है, इंडिया का माल खराब है, अमेरिका का बहुत अच्छा है। ये अब वो हो गया है कि आपको माल बेचना है तो आपको अपने माल की तारीफ करनी पड़ेगी। तो अब ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ज्यादा हो जाएगा। जबकि अगर प्योर फैक्ट्स पे आप बात करेंगे तो एनी डे रशिया और इंडिया का माल बेहतर साबित हुआ है हर कीमत पे, और आगे बाइंग ऑर्डर्स इनके पास ज्यादा आएंगे। चाइना और अमेरिका अभी तक ग्लोबल सप्लायर में टॉप पे थे और उनकी जो छवि को डेंट लगा है और नंबर ऑफ ऑर्डर्स फ्लो होते कम दिखेंगे। तो अब ये रशिया वाली न्यूज को मैं रशिया यूक्रेन के एंगल से नहीं पढ़ता हूं, अब मैं इंडिया पाकिस्तान वाले एंगल से पढ़ता हूं। वेरी इंटरेस्टिंग अंशुल, ऑब्जर्वेशन काफ़ी अच्छा किया आपने, और बिल्कुल इस एंगल से देखना चाहिए। और मैं भी किसी डिफेंस एक्सपर्ट से अभी पीछे बात कर रहा था, तो वो यही बता रहे थे कि ये जो युद्ध होते हैं, ये कुछ हद तक युद्ध से ज़्यादा अपने हथियारों के शोकेस करने का तरीका हो गया। आप हर उस कंट्री को देखो जो कि माल एक्सपोर्ट करना चाहता है या जो माल बना रहा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्ले हो चुका है इस समय डिफेंस सेक्टर, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी दुनिया में डिमांड बहुत है और सप्लाई उतनी है नहीं। और ये सप्लाई केवल 2 देशों के हाथ में थी अभी तक, और रशिया और अमेरिका। अब ये सप्लाई थोड़ा सा स्प्रेड हो रही है। चाइना भी शोकेस कर रहा है पाकिस्तान के थ्रू, इंडिया भी थोड़ा अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और भी कुछ जैसे फ्रांस है वो भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इजराइल अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो सबके अपने अपने स्ट्रेंथ दिखाने के तरीके हो गए। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। एक और इंटरेस्टिंग डेटा जो कि हमने देखा फ्राइडे को आता हुआ,
जीडीपी का डेटा, जीडीपी में ग्रोथ 7.4% रही Q4 में, और ग्रोथ अनुमान था 6.5% का Q4 के लिए। तो Q4 के अनुमान से तो बहुत बेहतर आई जीडीपी, और FY25 में पूरे साल के लिए 6.5% का ही एस्टीमेट था, वो 6.5% रही, तो ऑन द हायर साइड रही जीडीपी। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 11.3% से घट के 4.8% रही, लेकिन एग्रीकल्चर की ग्रोथ था Q4 में 0.9% से बढ़कर 5.4% रही। अंशुल भाई, ये बताइए, ये जो एग्रीकल्चर के सेक्टर थे, मैं देख रहा था लास्ट वीक में रैलिस इंडिया ने बड़ी अच्छी रैली दिखाई, और वहीं जो दो तीन शेयर थे फर्टिलाइजर के, लाइक चंबल फर्टिलाइजर, आरसीएफ और एनएफएल, इन सभी में थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया। आप अब किस तरफ जाएंगे कि एग्रीकल्चर ग्रोथ ठीक ठाक चल रही है, मॉनसून अच्छा आ रहा है, तो क्या फर्टिलाइजर शेयर्स पर नीचे कोई बाय करनी चाहिए? रैलिस इंडिया जो कि रैली काफ़ी कर चुका, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग रखनी चाहिए, क्या करें इस समय? तो मेरे को रैलिस इंडिया तो नहीं समझ में आया। मद्रास में मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ है, चंबल फर्टिलाइजर में टारगेट कंप्लीट हुआ है, तो नहीं चले, मतलब आरसीएफ बाई प्राइस से तो ऊपर ही है 6-7 रुपए, बट जब तक 148 के नीचे क्लोज नहीं करता है मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं करूंगा। 148 के नीचे अगर क्लोज किया तो मैं आरसीएफ में अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करूंगा, जो 5-6 रुपए मिल रहा है उसको बुक कर लूंगा। ये मैंने फ्राइडे भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ। आधे के नीचे लोअर लेवल 148 से 150 आ गया है, तो मैं अभी आरसीएफ पे बेरिश नहीं हूँ। एनएफएल थोड़ा सा स्लो मूवर रह गया, चलना इसको भी चाहिए, बट ये पंक्ति में चौथे पांचवें पायदान पे है, तो पहले आरसीएफ का जूस निकलेगा, उसके बाद एनएफएल चलेगा। तो अगर इमीडिएट बाय करना है तो आरसीएफ करना चाहिए। ये मार्केट कैप की वजह से मेरी लिस्ट में नहीं आया था, क्योंकि मैं 5,000 करोड़ से कम वाले फ्री फ्लोट वाले स्टॉक्स में ज्यादा ब्रेकआउट प्ले करता हूँ, क्योंकि वो 20-30% एकदम जल्दी से चलते हैं। इसका फ्री मार्केट कैप 18,000 करोड़ था, फ्री फ्लोट 9,271 करोड़ था, इसलिए मेरी स्कैनिंग लिस्ट में आया नहीं था। बट मैनुअल जब मैं फर्टिलाइजर सेक्टर स्कैन कर रहा था तो ये स्टॉक मेरी नजर में पड़ा, दीपक फर्टिलाइजर। दीपक फर्टिलाइजर में 137 दिन या 29 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया था वेडनेसडे 28 मई को 1392 रुपए पे, और उस दिन वॉल्यूम था लगभग 250%, और अगले दिन थर्सडे को फॉलो थ्रू मूव मिली तो उस दिन वॉल्यूम था 394%, यानी ब्रेकआउट के दिन 250%, फॉलो थ्रू मूव के दिन 394%, दोनों दिन लगभग 1.5-2 मिलियन का वॉल्यूम था। तो बड़ा ब्रेकआउट है। मूविंग एवरेज कैचअप के लिए 4-5 दिन रुक सकता है दीपक फर्टिलाइजर, बट इवेंचुअली जो ब्रेकआउट आया है 1390 पे, इसका टारगेट करीब करीब 1650 रुपए बन रहा है। तो यहां से भी अभी 150-200 रुपए की अपसाइड दीपक फर्टिलाइजर में बन सकती है, बट 4-5 दिन हो सकता है कंसोलिडेट करे ताकि मूविंग एवरेज कैचअप हो जाए। अंशुल भाई, दीपक फर्टिलाइज़र मेरी भी रडार पर था, क्योंकि मैंने भी इस काउंटर पर एक अपने प्रेजेंटेशन में बताया था दर्शकों को कि इस काउंटर के जो मूव हैं, आप इसको पिछले 5 या 6 साल पर ईयरली चार्ट पर उठाकर देखो। ये शेयर 2019 में 93 रुपये का था, जो 2019 की क्लोजिंग थी 31 दिसंबर की, और 2020 की क्लोजिंग में 157 रुपये था, तो ठीक ठाक चला 2020 में। फिर 2021 में ये 372 पहुंच गया, 150 से सीधा 372। फिर 2022 में ये 372 से 715 पहुंच गया। 2023 में बिल्कुल शांत रहा, ये रेंज में रहा शेयर, लेकिन 2024 में अगेन ये 600 रुपये, 650 रुपये की रेंज तोड़कर फिर 1200 हो गया, और अब देखिए करीब 1492। मतलब इस काउंटर ने तो ईयरली अगर इसके रिटर्न निकाले जाएं तो बड़े ज़बरदस्त आ रहे हैं। मतलब ये ऑलमोस्ट 100 रुपये का शेयर 1500 रुपये हो चुका, 15 गुना हो चुका है ये शेयर। अंशुल भाई, डर तो नहीं है कि कहीं लंबा फंसा तो नहीं देगा इतना चलने के बाद? सर, अब जब इतना लंबा डेटा आप ले ही लिए हैं तो फिर मैं इस पे और थोड़ा सा लाइट डाल देता हूँ। 2022 के मिड पे जब इसने 1000 पे हाई बनाया था, ऑल टाइम हाई, उसके बाद से 550 नीचे आया, फिर ऊपर गया 1000 रुपए, तो बना 104 हफ्ते का बेस। उसका ब्रेकआउट 1000 पे मिला, 1480 1490 तक गया, रीटेस्ट किया 1000 रुपए में बेस, और रीटेस्ट करके दोबारा 29 हफ्ते का कप एंडल पैटर्न बना के 1390 पे ब्रेकआउट दिया है। तो जिसको हम विलियम ओनील की किताब अगर मेरे कहने पे किसी ने पढ़ी होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा बेस ऑन बेस पैटर्न की। एक बेस पैटर्न बनता है, ब्रेकआउट देता है, लेकिन पूरा पोटेंशियल अचीव करने के पहले दोबारा बेस बना लेता है।
तो बेस पैटर्न से ब्रेकआउट बहुत स्ट्रांग होता है, बेस ऑन बेस पैटर्न से डबल स्ट्रेंथ होती है कि एक कंसोलिडेशन, एक एक्यूमुलेशन हुआ, ब्रेकआउट लिया, फिर दूसरी बार एक्यूमुलेट हुआ, यानी मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस ने इसको एक्यूमुलेट किया है। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन हुआ, रिस्क है, कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट कभी भी फेल कर सकता है, इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि चलेगा। बट अगर ये स्टॉक यहाँ से 1200 रुपए नहीं तोड़ता है तो आप मान के चलो कि 2 साल में ये स्टॉक अगर 3000 रुपए भी हो गया तो कोई सरप्राइज आपको होना नहीं चाहिए। तो ब्रॉड स्ट्रक्चर पे देखें, 200-300 रुपए की रिस्क है और सामने पैसा डबल होने की संभावना है। तो मैं जनरली ऐसे ही स्टॉक ढूंढता हूं जो वीकली पे डबल या ट्रिपल होने की संभावना रहे, फिर उनमें डेली चार्ट पे ब्रेकआउट्स प्ले करता हूं। एक आपका ही बताया हुआ शेयर अंशुल जी, टाटा केमिकल, वो भी इसी सेक्टर से है, फर्टिलाइजर्स में भी उसका काफ़ी काम है। इसमें बताइए कि क्या लग रहा है, क्योंकि आज स्ट्रेंथ दिखा रहा है और ये आज सिर्फ ये वाली स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा कि मार्केट थोड़ा सा रिकवर हो गया, इसलिए ये मॉर्निंग से स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो ये बताइए कि अब इस काउंटर पे कहां तक का मूव बनना है, कितना बड़ा मूव बनना है? देखिए, इसमें मैंने स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर फ्राइडे को भी दिया था कि 903 रुपए पे हमने प्रॉफिट बुक की है टाटा केमिकल पे अपने क्लाइंट्स की, और वापस से 885 रुपए में बाई कर लिया है। तो एक राउंड की प्रॉफिट मतलब कॉस्टिंग 20 रुपए से कम हो गई, जो नीचे में 857 860 का ब्रेकआउट लिया था, अब वो 20 रुपए और सस्ता हो गया तो 840 का पड़ गया, 837 840 का। और नेक्स्ट राउंड में अब 918.50 जा रहा है। अगर 918.50 पे अटका है, जैसे मेरे को ये वेडनेसडे को लग रहा था कि ओपन हाई के साथ खुला है, जैसे ही 4-5 रुपए ऊपर से गिरा, 908 से गिर के 903 आया, 5 रुपए गिरा, ओपन हाई की वेटेज ज्यादा होने लगी तो मैंने प्रॉफिट बुक करा दिया। अब अगर 918.50 पे ऐसा कोई इंडिकेशन मिला तो दोबारा प्रॉफिट बुक करके फिर 10-20 रुपए नीचे ले लेंगे। अगर इंडिकेशन नहीं मिला तो फिर 990 तक इसको कैरी फॉरवर्ड करूंगा। तो फिलहाल 918.50 पे प्राइस एक्शन देखूंगा। अगर कोई 19-20 नहीं रहा तो 990 तक प्ले करूंगा। बीच में भी कहीं अगर 19-20 ओपन हाई या इस टाइप का कोई लफड़ा दिखा तो भी बुक कर लूंगा, बट 918.50 के ऊपर फिलहाल 990 तक कोई रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक अच्छा खासा मूव टाटा केमिकल में देखने के लिए मिल रहा है। और देखिए, कुछ डेटा सपोर्ट भी कर रहे हैं ना, जीडीपी में एग्रीकल्चर ग्रोथ ज़बरदस्त आ रही है, और अगर मॉनसून अच्छा आ रहा है तो ये सारी जो कंपनियां जो भी अच्छी दिख रही हैं इन पे अंशुल जी फोकस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स एक और खबर सर, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक की ये 1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड के चार्जेस बढ़ा रहे। ऑनलाइन गेमिंग पर 1% फीस ज़्यादा कर देंगे, 10,000 रुपये से ज़्यादा की ऑनलाइन गेमिंग अगर कोई करता है। दूसरी भी जो सर्विसेज हैं उनके स्लैब्स बनाए हैं, अलग अलग तरीके से ज़्यादा पैसे एक तरह से चार्ज करने की तैयारी हो चुकी है 1 जुलाई से। अंशुल जी, कैसे देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि फ़ी बे इनकम जो होती है बैंकिंग इनकम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और अब चूंकि देश के 2 दिग्गज बैंक कर रहे हैं तो बाकी बैंक भी इस चीज़ को शुरू कर ही देंगे। आपको कैसे लग रहे हैं ऑन चार्ट्स? तो चार्ट पे कोई बहुत दिक्कत नहीं दिख रही है, बट प्रॉब्लम ये है कि बैंक निफ्टी या प्राइवेट सेक्टर बैंक का इंडेक्स कंसोलिडेशन में चला गया है वीकली चार्ट पे। 5 हफ्ते हो ही गए हैं बैंक निफ्टी को कंसोलिडेट करते हुए, और सिमिलर स्ट्रक्चर आपको आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक सब पे मिलेगा। इसलिए मेरे को एक्सिस बैंक ज्यादा पसंद है क्योंकि वहां भी मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है। तो मैं अगर मेरे को यहाँ से अगले 15-20 दिन के लिए खरीदना है तो मैं एनी डे एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक खरीदूंगा। बट हाँ, अगर आप 6 महीना, 8 महीने, 1 साल के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं तो अभी भी मेरी चॉइस आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ही है। आगे बढ़ते हैं, ऑटो सेल्स के डेटा एक बार देख लेते हैं। ऑटो सेल्स के डेटा किस तरह से रहे। कुछ एक कंपनीज ने संडे को जो डेटा दिए उनमें महिंद्रा एंड महिंद्रा की ग्रोथ 17% आई। टाटा मोटर्स की ओवरऑल जो सेल्स थी वो करीब 8.5% गिरी है। टोयोटा की 22% और टीवीएस मोटर की 17% बढ़ी है। तो यहाँ पर जो 3 कंपनियाँ लिस्टेड, उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा आज अगर देखें तो करीब 1.25% ऊपर है इस मार्केट में भी। टाटा मोटर्स अगर देखें तो करीब 1.25% नीचे। और वहीं अगर टीवीएस मोटर को देखें तो टीवीएस मोटर में जो आज का मूव है वो है करीब 1.25% नीचे का। तो टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर ये नीचे हैं और महिंद्रा एंड महिंद्रा ऊपर। अंशुल जी, कैसे देख रहे हैं इन तीनों काउंटर्स को ऑन चार्ट्स? ऑटो इंडेक्स मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बट अगेन मैं रिपीट कर दूं जो मैं 3 हफ्ते से रिपीट कर रहा हूं, 24,173 वीकली पे ऑटो इंडेक्स में मेजर स्विंग हाई है। उसके आसपास ये चौथा हफ्ता है जहां कंसोलिडेशन चल रहा है। जो चीज आईटी इंडेक्स में नेगेटिव है वही चीज ऑटो इंडेक्स में पॉजिटिव है। प्राइस के नीचे, जैसे आईटी इंडेक्स में ऊपर है,
ऑटो इंडेक्स में नीचे है, प्राइस के नीचे 3 साल का वीवैप है, वीकली चार्ट पे 3 साल का वीवैप है, ईयरली वीवैप है, 50 वीक मूविंग एवरेज है। रैली एकदम से 1 2 3 4 5 6 हफ्ते की कंटिन्यूअस रैली रही है। लो 19,300 से 24,174 तक, तो एकदम 5,000 पॉइंट की रैली रही है। 2 हफ्ते की कंसोलिडेशन हुई है, 3 4 हफ्ते और कंसोलिडेट करेगा, हैंडल राइट साइड में डेवलप कर देगा वीकली पे। फिर जब 24,175 के ऊपर ब्रेकआउट देगा तो इसमें ऑल टाइम हाई के पहले कोई मेजर बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है ऑटो इंडेक्स में। तो मैं 24,175 निकलने के बाद टीवीएस मोटर बाई करना पसंद करूंगा। टाटा मोटर में ऑलरेडी रिकमेंड कर रहा हूँ। एमएनएम में या तो बॉक्स के ब्रेकआउट के बाद रिकमेंड करूंगा या बॉक्स के लो पे रिकमेंड करूंगा, तो एमएनएम आउट ऑफ साइट है। बाकी कोई स्टॉक मेरे को बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। एक मारुति जरूर मैं कंसिडरेशन में रखूंगा, हीरो मोटो रखूंगा, बजाज ऑटो रखूंगा, बट वो थर्ड फोर्थ मतलब 5वें 6वें 7वें पायदान पे आएंगे। टॉप पे टाटा मोटर्स और टीवीएस मोटर राइड।